हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। आप सोच रहे होंगे कि ये सर अब लाइव ज़्यादातर क्यों आने लगे। बिकॉज मैं अपनी कंपनी से निकाल दिया गया हूँ, ठीक है। और कंपनी ने बीच मझधार में मुझे नौकरी से बाहर कर दिया है, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट मैं फिर भी अभी बहुत स्ट्रेंथ में हूँ अपनी, और मैं फिर से वही जो सालों से पढ़ाता आया हूँ, ठीक उसी एनर्जी से अपने स्टूडेंट को अपने घर से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मुझे तो एक बोर्ड और एक पेन चाहिए। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को कूलाम्स लॉ, कल मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ाया था, ठीक है। और उस हिस्ट्री ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था कि चार्ज किस तरीके से क्रिएट किया गया, ठीक है। किस तरह से उसकी खोज हुई, किस तरह से पता चला कि प्लस माइनस चार्ज होते हैं। बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद काफी डिटेल पता चला, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कूलाम्स लॉ, ठीक है। ये जिस वैज्ञानिक की तस्वीर आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट है। 1736 में इनका जन्म हुआ और करीब 72-70 साल तक ये रहे। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ खोजा। जैसे कूलाम्स लॉ के बारे में सब जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, अगर मैं देखूं तो इसको पेन सही ले लेता हूं। दो चार्जेस, इन्होंने क्या स्टडी किया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, कल आपको बता ही दिया था कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो सबको पता ही है, और सेम चार्ज रिपेल। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। और ध्यान रखें कि आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, ये क्लास मैं मेंस लेवल तक लिमिटेड रखूंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हाई लेवल के सवाल डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास एडवांस की लूंगा जिसमें मैं हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जैसे दो चार्ज Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो आप याद करिए +1 में आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं, पढ़ा था Gm1m2/r²। ठीक वैसे ही दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। मतलब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके डिटेल में हमें जाना जरूरी नहीं है, समझता। उसमें पाया कि उन्होंने जब चार्ज को Q से 2Q किया तो चार्ज भी F से 2F डबल फोर्स लगने लगा। Q से 3Q किया तो F से 3F लगने लगा। और जब उन्होंने उसकी डिस्टेंस को R से 2R किया तो फोर्स 1/4 हो गया। R से 3R किया 1/9 हो गया। R से 4R किया 1/16 हो गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट में जब मिला तो वैज्ञानिक ने इन सारे डेटास को कलेक्ट करके एक जगह पर डाल दिया, दैट इज Q1Q2/r²। तो ये सबको पता है, ये वाला लॉ जो है वो ग्रेविटेशन लॉ से मैच करता है, ठीक है। Gm1m2 यहाँ पर Q1Q2 अभी कांस्टेंट आएगा जब प्रोपोर्शनलिटी को देखो कितनी सिमिलरिटी है नेचर में। मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक वही लॉ, उसी तरीके का लॉ वहां पे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां भी डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यहाँ भी इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन पाया जाता है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, एक कांस्टेंट आ जाता है, सबको पता है कि Q1Q2/r²। इसको कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बात आपसे करूंगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि Q1Q2/r², ये फोर्स आ गया। अभी हम देखते हैं कि ये काफी सवाल आप देख रहे होंगे मैं लेके आया हूं, ठीक है। क्या आया फोर्स कि
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर इन्होंने इसकी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली होगी, एक एक कूलाम चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर जब रखा गया तो उनके बीच में फोर्स आया होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जबकि यही फोर्स मासेस के बीच में आया करता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg न्यूटन। ठीक है, सो यहां से इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ ये तो इसकी वैल्यू हो गई दोस्त। मैं पूरा एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इस फोर्स की खासियत यह है कि ये ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ द चार्जेस। ये दो चार्जेस के बीच में जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। हाँ, मासेस से इसमें डिफरेंस ये है कि मासेस हमेशा अट्रैक्शन होते थे, ये रिपल्शन भी होगा अट्रैक्शन भी होगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। ऑलवेज अलोंग द, ये लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइन ज्वाइनिंग। दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, अट्रैक्शन भी होगा रिपल्शन भी होगा। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक GM1 M2 अपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा होगा। इसमें एक ये लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है दोस्त? ठीक है, जैसा कि ग्रेविटेशन में आपको +1 के टीचर नहीं बताया होगा, मैं फिर से बताता हूं कि जैसे सपोज एक चार्ज है, एक और चार्ज है, दो चार्ज है मान। अब हम इन दोनों का इंपैक्ट हम इस थर्ड चार्ज पे पूछें कि ये दोनों चार्ज ए एंड बी सी पर कैसे फोर्स लगा रहे हैं। देयर आर टू चार्जेस अप्लाइंग फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि जब ए सी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर बी है या नहीं। यानी अगर ए और सी के बीच में लगने वाला फोर्स उनके मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबको पता है, तो चार्ज बी के आ जाने से ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर ए और सी आपस में 10 न्यूटन का अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो बी के आ जाने से 20 न्यूटन का अट्रैक्शन लगाने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो तब भी 10 न्यूटन का लगाएंगे जब वो दोनों अकेले थे, और तब भी 10 न्यूटन का अट्रैक्शन लगाएंगे जब वो दोनों किसी तीसरे के साथ आ गए। इसी तरह बी और सी के बीच में लगने वाला फोर्स ए की एब्सेंस या प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ए कितना फोर्स लगा रहा है और बी कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को डेफिनेटली अलग अलग, क्योंकि दोनों प्लस हैं वो माइनस है तो अट्रैक्ट ही करेंगे, दोनों को अलग अलग अभी हम करके देखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग। ये नहीं कि हम एक साथ कैलकुलेट करें और उसको वेक्टरली सम कर देंगे, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक चार्ज उसी लाइन पर रखा है, मान लेते हैं ये प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है। मान लो इससे आर ही डिस्टेंस पर, ये भी आर ये भी आर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक माइनस चार्ज रखा है। बड़ा फेमस सवाल है ये। ठीक है, एक माइनस चार्ज रख दिया। ठीक है, अब इस सी वाले चार्ज पर ए और बी की वजह से कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले ए और सी को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग और बी और सी को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग। ए और सी आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, मान लेते इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है। ये मान लिया ये फोर्स एफ ए सी लगा। ठीक है, सिमिलरली सी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बी सी। ठीक है, दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर ये 45 है, क्योंकि आर अपॉन आर 1 हो गया, टेन थीटा 45 हो गया, ये भी 45 होगा। ठीक है, तो अब ये दो फोर्स
आपको समझ में आ गया इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों होंगे, क्योंकि फोर्स के चार्ज भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। क्या करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए, या तो आप सीधे ही इनको वेक्टरली सम कर दो या इनके कंपोनेंट वगैरह कर दो। तो जब आप इनके कंपोनेंट करोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे दोस्त, एक आएगा एफ कॉस 45, एक आएगा एफ साइन 45, और इसका भी एफ कॉस 45 इसी तरफ को आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और इसका वाई एक्सिस की तरफ। तो ये एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इस पर नेट फोर्स जनरेट होगा 2f साइन 45। तो वाई डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे 2f साइन 45 होता है √2, ये बन गया √2f। और f की वैल्यू सबको पता ही है क्या है, k q1 q2 q स्क्वायर अपॉन r √2r का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि दोनों चार्जेस तीसरे पे ऐसे फोर्स लगाते हैं कि एक का फोर्स दूसरे की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। 3 हो, 4 हो, 5 हो, मल्टीपल चार्ज हो, कितने भी चार्ज हो, वो सारे के सारे एक ही लॉ को। ग्रेविटेशन में भी यही होता है भाई। ग्रेविटेशन में भी अगर जैसे कोई प्लैनेट है, ये अर्थ है और ये मून है, सबको पता है ये दो प्लैनेट है, आमने सामने एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, इनके बीच में मान लो आप खड़े हैं, मान लो मिडिल में ही खड़े हैं, तो अर्थ आपको कुछ फोर्स से अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रही है, मून आपको किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको अर्थ को मतलब नहीं है कि मून कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपना वही फोर्स लगाएगी। आप भी अभी अर्थ की सरफेस पे बैठे हैं, इसमें भी आप मून का अट्रैक्शन आप पे लग रहा है, भले ही बहुत कम है जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन लग रहा है। अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए आप अर्थ पे बैठे हुए। ठीक है, तो ये बातें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड थी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के पहले कि और एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा देखते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके लिए। जैसे पहला ये एग्जाम्पल है कि दो पार्टिकल ए एंड बी हैविंग ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻6। एक चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻6 और एक चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻6। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर है। मैं बहुत आज इमेज लेवल के सवाल ही हम कुछ करेंगे, ज्यादा नहीं, और फिर हम एडवांस के सवाल करेंगे। वेयर शुड ए थर्ड पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। एक थर्ड पार्टिकल को रखना, और यहाँ पे ये ध्यान देना हेल्ड फिक्स्ड जिसमें लिखा है, ये देखो फिक्स्ड लिखा है यहाँ पर। फिक्स्ड का मतलब है कि इनको फेविकॉल से चिपका दिया गया, क्लैंप कर दिया गया है, इनको बैलेंस नहीं करना है, इनको हमने पकड़ के रखा है, ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है, ये कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इन्हीं पे फोर्स बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जिनको हमने फिक्स ही कर रखा है उन पे हम बैलेंस नहीं करेंगे। अब वो कहेगा एक थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, तो देखते हैं। थर्ड चार्ज मान लो हमने प्लस रखा, मान लो हमने प्लस चार्ज यहां बीच में रख दिया इससे एक्स डिस्टेंस पर, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हो ही नहीं सकता। दोनों फोर्स F1 एंड F2 अट्रैक्शन और रिपल्शन पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल फोर्स कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। ठीक है, अब हम माइनस क्यू रखते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने माइनस क्यू रखा यहाँ पे, -Q0 रखा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तब भी F1 एंड F2 रिपेल करके और अट्रैक्ट करके फिर से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इस केस में भी बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ओके। तो भैया कहाँ रखे हैं, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इसको मुझे कहीं बाहर यहां रख देता हूं। समझ गए,
बाहर क्यों रखा, तो भीतर तो बैलेंस ही नहीं हो रहा था। अब इसका रिपल्शन, इसलिए इसको ए चार्ज बोल दें हम और इसको बी चार्ज बोल दें। ए का रिपल्शन और बी का अट्रैक्शन अब बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं के क्यू क्यू नॉट, मान लेते हैं ये 20 है, ये यहां से x है, तो इसको कर देते हैं हम 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलिए, ठीक है ना, इसका रिपल्शन इसका अट्रैक्शन, के क्यू नॉट कैंसिल कैंसिल, ये 4 हो जाएगा 20 प्लस अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहां से 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स 2 हो जाएगा। अगर हम 20 सेंटीमीटर पे ही रख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इन दोनों पे बैलेंस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, वी आर एक्सटर्नली क्लैम्प्ड हैं। क्लैम्प का मतलब होता है कि हमें इस पे बैलेंस नहीं करना है, हमें उस चार्ज पे बैलेंस करना है जिसको फ्री छोड़ा, ये फ्री है। अगर इस पे बैलेंस नहीं हुआ तो ये भाग जाएगा, उधर क्या इधर। अब एक क्वेश्चन इसमें होता है कि इस तरफ लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं रखा आपने, इधर भी तो रख सकते थे, चलिए इधर रख के देखते हैं। लेकिन अगर हम इधर रखेंगे तो बड़े चार्ज से ये पास हो जाएगा, छोटे चार्ज से दूर हो जाएगा। फोर्स होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उससे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो अगर ये चार्ज छोटा है और उससे डिस्टेंस भी ज्यादा ले लोगे, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर आप बड़ा लेते जा रहे हो, तो वो फोर्स कैसे बड़े चार्ज से छोटी डिस्टेंस पर कैसे बैलेंस होगा। ये चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी छोटी ले रहे हो तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। इसका चार्ज छोटा है, डिस्टेंस बड़ी है, तो इसका फोर्स कभी बैलेंस नहीं कर सकता। तो इधर बैलेंसिंग नहीं हो सकती, राइट साइड पे ही बैलेंसिंग हो सकती है, और बीच में बैलेंसिंग नहीं हो सकती क्योंकि बीच में तो वो पैरेलल हो रहे थे। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको मैंने लिया। अब एक सी से मिलता जुलता एच सी वर्मा का एक और बहुत बढ़िया सवाल है जो इसी से मिलता जुलता, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, इसमें उसने कहा है कि दो पार्टिकल ए और बी जिन पे चार्ज है +q +2q, इनके बीच में सेपरेशन है d। चलिए अब इनको क्लैम्प नहीं किया है, थर्ड पार्टिकल इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे। तो थर्ड पार्टिकल को क्लैम्प करना है, पहले क्या था दोनों पार्टिकल क्लैम्प थे, तीसरे पार्टिकल को फ्री छोड़ा था, यहां पे इन दोनों को फ्री छोड़ा है, इनको क्लैम्प नहीं किया है, और थर्ड पार्टिकल को बीच में रखना है, या दाएं या बाएं जहां भी हम रखें उसको क्लैंप करना है। थर्ड पार्टिकल को क्लैंप करना है, तो थर्ड पार्टिकल पे हमें फोर्स बैलेंस नहीं करना, ए और बी पे फोर्स बैलेंस करना है। टेबल अंडर इलेक्ट्रिकल, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी एंड वेयर शुड इट बी क्लैंप्ड। मान लेते हैं हम यहां क्लैंप करते हैं, इधर क्लैंप करते हैं, +q0। पहले ये देखो कि ए और बी एक दूसरे पे कहां फोर्स लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल्शन से रिपेल कर रहे हैं, एफ ए बी एफ। तो हमें थर्ड पार्टिकल ऐसे रखना है कि ये एफ ए बी को बैलेंस कर दे, ऐसे ही तो है ना, ये इस पे इधर फोर्स लगा है, इस पे इधर फोर्स लगा है। अगर मैं यहाँ +q0 रख देता हूँ तो ये इसको रिपेल करेगा, हाँ ठीक है ये बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसको भी रिपेल करेगा तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। सिमिलरली उस तरफ भी यही हो जाएगा। अगर मैं बीच में रखता हूं x डिस्टेंस पर, प्लस चार्ज ही रखता हूं, तो ये इसको इधर ही रिपेल करेगा, रिपेल रिपेल फिर और रिपेल हो जाएगा, इसीलिए यहां तो रख नहीं सकते हम, तो मैं इसको कर देता हूं
मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ए पे रखा है ये प्लस क्यू, ठीक है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ, ये बैलेंस करना है हमें, माइनस क्यू नॉट। भाई माइनस क्यू नॉट रख सकते हैं, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट, इसको बोलते हैं सी एफ बी सी एफ ए सी। मान लिया मैंने इधर से एग्जिस्टेंस लिया, तो इधर से कितना बचा, डी माइनस एक्स। बोलो, कर सकते हो ना। मैंने माइनस क्यों रखा, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट करके बैलेंस करेगा। तो एफ ए बी तो हम एफ ए सी के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, एफ ए बी है के टू क्यू क्यू नॉट या क्यू टू क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। एफ ए सी है क्यू क्यू नॉट, क्यू से क्यू कट गया, एक के है, के से के कट गया, तो यहां से आ गया टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। सिमिलरली ऑन बी पे भी बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी। ए बी क्या हो गया बेटे, अभी निकाला, के क्यू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट टू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पे ये क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दें, अगर हम टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग होशियार हैं। इज इक्वल टू, फिर ये क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, ये रूट टू एक्स डी माइनस एक्स, एक्स कॉमन लिया वन प्लस रूट टू एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन रूट टू प्लस वन, जिसे हम लिख सकते हैं डी इंटू रूट टू माइनस वन। ये आ गया एक्स। अब ये एक्स आप यहाँ डाल के क्यू भी निकाल सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल है ये, इसमें डाल देते क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा आसान रहेगा, टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आसान रहेगा। और एक्स की वैल्यू आई है डी रूट टू माइनस वन, तो डी स्क्वायर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, टू क्यू, इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से क्यू आ गया सिक्स माइनस फोर रूट, ठीक है। आ गया क्यू नॉट भाई। ओह सारे स्टूडेंट्स अलर्ट रहो भाई, सिक्स माइनस फोर रूट टू, आंसर आ रहा सबका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। आप सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है पिथ बॉल, पिथ क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसको हम चार्ज दे देते हैं, इस पे क्यू चार्ज है सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉमन पॉइंट से ऐसे लटकाया गया है, ठीक है। ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है बेटा।
आज ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। आज बिल्कुल सिंपल इजी बेसिक मेंस लेवल की क्लास है और इनकी लेंथ है एल। तो आई थिंक ट्राइंगल से ये कितना हो गया, एल साइन थीटा, और ये कितना हो गया, एल साइन थीटा। क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम में है, टू थीटा इनके बीच में एंगल है, तो मुझे मास निकालना है। तो सबसे पहले इनका एफ डी बनाओ दोस्त। एफ डी क्या होगा, एक तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, धागे में टेंशन टी लग रहा होगा, और इसका वजन होगा। और प्लस वन में आपने सीखा होगा कि फोर्स को बैलेंस कैसे करते हैं, दो कंपोनेंट कर देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया, और टी साइन थीटा बटे एफ के बराबर हो गया। हमें टी तो पूछा नहीं है, एम पूछा है, तो हम इसको रेशियो कर देंगे, एफ अपॉन एम जी। एफ यहां से आ गया, सो एम निकालना है दोस्त, एम निकालना है एफ अपॉन जी कॉट थीटा। पूरा मैंने येलो से ही कर दिया, वाइट से करना था, कोई बात नहीं। और एफ की वैल्यू डाल देंगे के क्यू वन क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू एल साइन थीटा, एक्स स्क्वायर होता ना, होल स्क्वायर अपॉन जी कॉट थीटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द मास, ठीक है। क्लियर। कूलॉम्स लॉ मेंस, एडवांस की क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट में मेंस एडवांस नहीं होगा, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट में, इसमें भी सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को अच्छा लेवल भी चाहिए होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट भी पहले शुरुआत में थोड़ा रिलैक्स पढ़ के पढ़ना चाहते हैं कि अभी हल्के फुल्के, ऐसा भी नहीं कि हल्के फुल्के प्रॉब्लम है, ठीक ठाक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा था दोस्त, सॉरी। इसमें भी ये कह रहा है कि दो चार्ज है पिथबॉल के, थीटा थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम बैलेंस है। तो चेंज क्या है कि कह रहा है कि लेफ्ट पिथबॉल में चार्ज क्यू से 2q कर दिया, एक पे चार्ज बढ़ा दिया। तो अभी अपना टेन थीटा क्या आया था, तो एंगल आया था, वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एफ अपॉन एम जी, ठीक है। सो अगर मैं इस चार्ज को डबल कर देता हूं, तो जब मैं चार्ज को डबल कर देता हूं, तो जो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डबल हो जाएगा, है ना। मास तो वही रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस चार्ज को डबल किया उस पे ही डबल होगा, वो दोनों चार्ज पे डबल होगा, क्योंकि सेम फोर्स लगाते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन गॉट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि 2q इसको किया तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा रिपल्शन का, ऐसा नहीं है, उस पे भी फोर्स बढ़ेगा, तो जो दोनों का एंगल है वो बढ़ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाला कम रहेगा ये ज्यादा हो जाएगा, या वही रहेगा या वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों के एंगल बराबर बढ़ेंगे। फाई इज ग्रेटर देन थीटा, ये क्या है, फाई एंगल लिखा है इसने, और यहाँ पे काफी छोटा लिखा है, इसे बड़ा लिख रहा हूँ, एंगल ऐसे चौड़ा हो जाएगा और थोड़ा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया ना, सिंपल सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, 1 × 10⁻⁻⁷ बना लेते हैं, 1 × 10⁻⁷ के दो चार्जेस हैं, टेबल पर रखे हैं, टेबल पर ऐसे रखे हैं, ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे, सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर पे है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल इन द टेबल इज सेम, ठीक है। सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस फ्रिक्शन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फ्रिक्शन इसको बैलेंस करना चाहिए,
लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो ये दिस एफ शुड बी इस एफ के बराबर होगा, और लिमिटिंग है तो ये म्यू एम जी के बराबर होगा। तो यहां से म्यू एम कितना है इनका 5 ग्राम। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लास का, या आप घर पे भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 9 10⁻⁹ Q1 Q2 यानी 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्त कोई भी ताकत मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। मैं पूरी हिम्मत से लड़ता रहूंगा और इन कंपनियों को दिखाऊंगा कि मेरी टीचिंग में भी बहुत दम है, स्टूडेंट मेरे से घर में भी पढ़ने आएगा। ठीक है, पढ़ा दोस्त? क्या हुआ? यहां से आप इसको आराम से म्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इसका आगे क्वेश्चन करते हैं। ये मेंस में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन मैंने जल्दी क्यों निकाल दिया, ये भी वही क्वेश्चन है, पिक्चर ही पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, डिस्टेंस 1 मीटर पे है, उन पे सेम चार्ज है, बनाओ। 1 मीटर पे है, ठीक है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन F0 है, बनाओ। F0 is the force of repulsion. Half of the charge of one of the sphere is then moved to the other sphere. अब इसमें से हाफ ऑफ द चार्ज यानी इसका रह जाता है Q/2 और इसका हो जाता है Q प्लस Q/2। अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन डिस्टेंस वही है, F डैश हो जाता है। ये F डैश किसके बराबर होगा? कोई भी आराम से ये कर लेगा सवाल, ये मेंस में पूछा गया है भाई। तो F0 कितना हुआ K Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। F डैश कितना हुआ K Q/2 3Q/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये K Q स्क्वायर 9 2 2 4 दूनी 8 K Q स्क्वायर की वैल्यू मैं रख सकता हूं यहां से F0 के बराबर 9F0/8 है। इसमें आंसर क्या? ओह, इसमें तो आंसर ही नहीं है, तो क्या गड़बड़ कर दी भाई? half of the charge on one sphere is then moved to the other sphere, Q/2 रह गया। क्या गलती है कि मदद करिए दोस्त। Q/2 3Q/2 का होल स्क्वायर the force between the sphere is now। कहीं पे कोई मिस्टेक है आप चेक करिए। half of the charge is the other sphere, ऐसा तो नहीं हाफ इसका ही कर दिया हो। half of the charge on one sphere to the other sphere। सेम पॉजिटिव चार्ज है। Q/2 अपॉन आर स्क्वायर। Q स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। भाई मेरा तो 9/8 ही आ रहा है इसका। हाफ ऑफ द चार्ज ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कहीं और फेंक दिया है तो Q/2 रह जाए। अगर Q/2 रह जाता है तो Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। अब हो सकता है ये F0/4। अभी तो दिख रहा है इसमें आंसर, ऐसा तो नहीं है। ये आप देख लेना क्या है। चलो नेक्स्ट दिखते हैं। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस एट ए सेपरेशन फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि एक पार्टिकल जो है जिस पर चार्ज दिस
is placed directly below at a separation from the bob of a simple pendulum. इसका 100 ग्राम का मास है, यानी इसका वेट हो गया 0.1 g. व्हाट शुड बी द बॉब को चार्ज कितना दें? तो भाई इसके नीचे अगर आप यहाँ कहीं चार्ज रख देते हो, इस चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, तो ये इसको रिपेल करेगा. अब वो कह रहा है स्ट्रिंग लूज हो जाती है, स्ट्रिंग लूज हो जाती है तो इसका मतलब कि टेंशन 0 हो जाएगा, इस पर टेंशन खत्म हो जाएगा. स्ट्रिंग ये नीचे से इसको रिपेल नहीं करेगा, रिपेल करके उठाने की कोशिश करेगा, वजन के बराबर हो जाए. तो K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर. तो पॉइंट, फिर कैलकुलेशन आप ही कर लेना भाई. m कितना है इसका? 0.1 × 10. यहाँ से k की वैल्यू डाल देना, मैं वैल्यू डाल देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना. Q1 कितना है? Q1 कितना है? बॉब गिवन, तो Q1 तो हमें पता करना है. Q2 है 2 × 10⁻⁷, और यहाँ से ये 1 -2 आ गया. इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. तो आई होप के आप समझ गए होंगे कि कूलॉम्स लॉ के सवालों में बेसिकली क्या पूछा जाता है. मैंने हर तरह के लगभग सवाल डिस्कस कर लिए. अभी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी वो एडवांस के सवाल, मतलब एडवांस कहना का मतलब ये नहीं है कि वो सवाल एडवांस में ही आएंगे, थोड़ा सा उसमें लेवल है, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़े डायग्राम्स हैं, बस ऐसा है. मेंस लेवल एडवांस का कभी मतलब ये मत समझिए कि ये मेंस में ही आएगा, या तो कभी कभार मेंस में भी मुश्किल सवाल आते हैं और एडवांस में भी बहुत इजी सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. बट यही है कि जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह होती है, ज्यादा डायग्राम बनाना है, बहुत ज्यादा इक्वेशंस हैं, तो मैं उसको एडवांस में डाल देता हूँ. जिनमें सीधे सीधे कैलकुलेशन होती है, सोचना नहीं है, सीधा फॉर्मूले में आंसर डालना है, दैट इज कॉल्ड मीन्स, ठीक है. इसका यही मतलब है. तो आई होप कि आपको ये पहली क्लास कूलॉम्स लॉ की और हिस्ट्री ऑफ चार्ज की 2 क्लासेस 1 2 देख लेना. आप मेरे वीडियोस में पढ़ी होगी. हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद आप ये कूलॉम्स लॉ मीन्स करें, और अगली क्लास हम कूलॉम्स लॉ एडवांस की करने जा रहे हैं. तब तक के लिए मैं आपको अलविदा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बाय.